आपात उपबंध। भारतीय संविधान के भाग 18 में आपात से संबंधित उपबंध निहित हैं। ये आपातकालीन उपबंध केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी तरीके से निपटने में सक्षम बनाते हैं। संविधान में 3 स्थितियों में आपातकाल की व्यवस्था की गई है। पहला, युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण। दूसरा, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण। तथा तीसरा, वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात के दौरान सभी राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। अनुच्छेद 352(1) के तहत भारत का राष्ट्रपति युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होने या उसका संकट सन्निकट होने पर राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 352(3) के तहत राष्ट्रपति ऐसी उद्घोषणा संघीय मंत्रिमंडल का लिखित विनिश्चय प्राप्त होने पर ही कर सकता है। आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत, सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के न्यूनतम 2/3 बहुमत से 1 माह के भीतर होना आवश्यक है। लोकसभा के विघटन की स्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक से 30 दिनों तक जारी रहेगी, यदि इस दौरान राज्यसभा द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया गया हो। संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन के पश्चात आपातकाल यदि बीच में वापस नहीं लिया जाता है तो 6 माह तक जारी रहेगा तथा प्रत्येक 6 माह में संसद के विशेष बहुमत के अनुमोदन से इसे आगे भी जारी रखा जा सकता है। अनुच्छेद 352(7) के तहत आपात की उद्घोषणा किसी भी समय लोकसभा द्वारा उसके अनुमोदन का संकल्प सामान्य बहुमत से पारित करने पर राष्ट्रपति द्वारा वापस ली जा सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को अनुच्छेद 250 के तहत राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अनुच्छेद 353 के अनुसार आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन में होने पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को इस बारे में निर्देश देने तक होगा कि वह राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का किस रीति से प्रयोग करे तथा किसी विषय के संबंध में विधियां बनाने की शक्ति के अंतर्गत संसद किसी विषय उसके संघ सूची में न होने पर भी ऐसी विधियां बना सकेगी जो उस विषय के संबंध में संघ या उसके प्राधिकारियों को शक्तियां प्रदान करे या उन पर कर्तव्य अधिरोपित करे। आपातकाल के दौरान संसद द्वारा राज्य सूची के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह तक ही प्रभावी रहते हैं। आपातकाल के दौरान यदि संसद सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 354 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा लागू हो तब राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों के मध्य राजस्व के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है। अनुच्छेद 83(2) के अनुपरंतुक के अनुसार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के दौरान लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष संसद द्वारा विधि बनाकर एक बार में 1 वर्ष से अनधिक के लिए कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है, किंतु आपातकाल की समाप्ति के बाद यह विस्तार 6 माह से ज़्यादा नहीं हो सकता। अनुच्छेद 172(1) के परंतुक के अनुसार संसद आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहने पर राज्य विधानसभा की अवधि भी इसी प्रकार बढ़ा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 358 तथा 359 राष्ट्रीय आपातकाल के मूल अधिकारों पर प्रभाव का उल्लेख करते हैं। जब युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता के 6 मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। इसके लिए अलग से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होती। अनुच्छेद 359 के तहत अन्य मूल अधिकारों अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर के निलंबन से संबंधित प्रावधान हैं। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वह मूल अधिकारों के निलंबन को लागू करे। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल अब तक 3 बार 1962, 1971 और 1975 में घोषित किया गया है। अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा सकती है। यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा उस राज्य की सरकार के सभी या कोई कृत या शक्तियां अपने हाथ में ले सकता है। इस व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति को
राज्य सरकार की समस्त शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को हटा देता है। इस दौरान संसद राज्य के विधानमंडल की विधायी शक्तियों, बजट प्रस्ताव पारित करने सहित का प्रयोग करती है। इस प्रकार की उद्घोषणा जारी होने के 2 माह के भीतर इसका संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन हो जाना चाहिए। यदि उद्घोषणा दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत हो तो राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलता है। प्रत्येक 6 माह पर संसद की स्वीकृति से इसे किसी भी दशा में अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। परंतु राष्ट्रीय आपात की घोषणा संपूर्ण भारत में अथवा संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग में प्रवर्तन में होने तथा निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य विधानसभा हेतु आम निर्वाचन कराना संभव न होने के प्रमाणन पर ही इस अवधि को 1 वर्ष से आगे बढ़ाया जा सकता है। पंजाब राज्य में वर्ष 1987 में लगाए गए राष्ट्रपति शासन की अवधि को संविधान संशोधनों द्वारा आगे 5 वर्ष तक के लिए बढ़ाया गया था। राष्ट्रपति शासन का प्रस्ताव सदन के द्वारा सामान्य बहुमत से पारित किया जा सकता है। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात से संबंधित प्रावधान उल्लिखित है। राष्ट्रपति यदि संतुष्ट हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि भारत या उसके किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति खतरे में है तो वह वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। इस उद्घोषणा को जारी होने के 2 माह के अंदर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। संसद की सामान्य बहुमत से प्राप्त स्वीकृति के उपरांत वित्तीय आपात अनिश्चित काल के लिए तब तक प्रभावी रहेगा जब तक इसे पश्चात वर्ती उद्घोषणा द्वारा वापस न लिया जाए। वित्तीय आपात की अवधि में राज्य के सभी वित्तीय मामलों पर केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। हालांकि अभी तक कभी वित्तीय आपात लागू नहीं किया गया है। के.एम. नाम्बियार के अनुसार राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। मूल संविधान के अनुच्छेद 352 के आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से सशस्त्र विद्रोह प्रतिस्थापित किया गया है। अनुच्छेद 355 के तहत संघ का यह कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करें और प्रत्येक राज्य की सरकार का संविधान के उपबंधों के आधार पर चलाया जाना सुनिश्चित करें। प्रश्नकोश और पहला प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है? तो यहाँ पे 3 प्रकार की है। ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के तहत 3 प्रकार के आपातकालीन प्रावधान सन्निहित हैं। पहला, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा, 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रीय शासन, राष्ट्रपति शासन। तीसरा, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो ये है अनुच्छेद 355, ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352 यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है या होने के निकट है जिसमें युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके किसी भाग में संकट पैदा हो सकता है तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकते हैं। ध्यातव्य है कि मूल संविधान के अनुच्छेद 352 की आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से सशस्त्र विद्रोह प्रतिस्थापित किया गया है। अनुच्छेद 355 संघ का यह कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का संविधान के उपबंधों के आधार पर चलाया जाना सुनिश्चित करे। अनुच्छेद 356 यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता तो राष्ट्रपति इस अनुच्छेद का प्रयोग कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अनुच्छेद 360 यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिससे भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व संकट में है तो वह वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक में है? तो अनुच्छेद 355, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है? अनुच्छेद 352, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का राष्ट्रीय
राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है यदि खतरा है बाहरी आक्रमण से और सशस्त्र विद्रोह से। ऑप्शन 1 और 3 जहाँ पे होगा वही उत्तर होगा। ऑप्शन डी 1 और 3 ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी। भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो यहाँ पे आंतरिक अशांति को खतरा यह राष्ट्रीय आपात घोषित नहीं कर सकता है। युद्ध, बाहर आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की वजह से हो सकता है। तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है ऊपर वर्णित सभी कारणों पर, यानी कि हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाहर आक्रमण के आधार पर और युद्ध के आधार पर। तो ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपात घोषित कर सकता है? तो यहाँ पे बाहरी आक्रमण है, आंतरिक अशांति से नहीं, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता से है, आर्थिक संकट से है। पहला, तीसरा और चौथा ये है ऑप्शन बी में, पहला, तीसरा और चौथा। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? पहला, संवैधानिक मशीनरी की विफलता, आक्रमण, आंतरिक अशांति, युद्ध, बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ये सही है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा तभी की जा सकती है जब भारत के किसी भाग की सुरक्षा को निम्नलिखित खतरा हो: युद्ध के कारण, विदेशी आक्रमण के कारण, सशस्त्र विद्रोह के कारण, आंतरिक उपद्रव के कारण। पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सी में है, पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात के विषय में सही क्या है? यह राष्ट्रपति के द्वारा उद्घोषित किया जाता है। 2 माह के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए। 1 माह के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए। सही है। संसद के साधारण बहुमत से इस पर स्वीकृति मिलनी चाहिए। नहीं। संसद के 2/3 बहुमत से पर स्वीकृति मिलनी चाहिए। सही है। संसद के साधारण बहुमत से इसे वापस लिया जा सकता है। ये भी सही है। संसद के 2/3 बहुमत से इसे वापस लिया जा सकता है। इस पर संसद के संयुक्त अधिवेशन में स्वीकृति ली जा सकती है। तो यहाँ पे पहला, तीसरा, पांचवा और छठवां ऑप्शन सी सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अनुच्छेद 352 के अनुसार युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर तथा मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा करता है। आपातकाल की उद्घोषणा के 1 माह के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए। आपात की उद्घोषणा को या उसे जारी रखने का अनुमोदन करने वाले संकल्पों को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित करना होगा। आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के साधारण बहुमत द्वारा वापस लिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? तो यह है 1 माह, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है 1 माह के अंदर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है, ऑप्शन बी। संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन, राजस्व के वितरण संबंधी अनुच्छेद 268 से अनुच्छेद 279 तक के प्रावधानों को राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत आपात की घोषणा की स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 354(1) के तहत राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा निलंबित या उस आदेश में विनिर्दिष्ट उपांतरणों के अधीन प्रभावी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को स्थगित कर सकते हैं अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त? तो ये है बी ऑप्शन, अनुच्छेद 359। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के पश्चात अब अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के प्रवर्तन में रहने की स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत आदेश जारी कर अनुच्छेद 20 एवं अनुच्छेद 21 के अतिरिक्त संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त अन्य मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को स्थगित कर सकते हैं। युद्ध या बाहरी आक्रमण की स्थिति में आपात घोषित होने पर अनुच्छेद 19 भी स्थगित हो सकता है, परंतु ऐसा अनुच्छेद 358 के तहत स्वतः होता है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के राष्ट्रपति को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है। मौलिक अधिकारों को, अनुच्छेद 21 में वर्णित मौलिक अधिकारों को,
अनुच्छेद 21A में वर्णित मौलिक अधिकारों को, अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकारों को। यहाँ पे आंसर में स्टार बना हुआ है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं, जबकि अन्य मूल अधिकारों अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर 44वें संविधान संशोधन से को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के तहत प्राप्त है, जिसमें अनुच्छेद 21A भी शामिल है। अनुच्छेद 2021 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकार किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किए जा सकते। साथ ही सशस्त्र विद्रोह के कारण ही आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित नहीं होता, बल्कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत तब इसे निलंबित कर सकते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न के 3 सही उत्तर हैं, A, C और D। यही कारण है कि आयोग द्वारा इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, मौलिक अधिकारों से जुड़े निम्नलिखित अनुच्छेदों के युग्मों में से कौन एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू करने के दौरान निलंबित नहीं हो सकता है? तो अनुच्छेद 20 और 21, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपात के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो यह है अनुच्छेद 20 और 21, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय आपात में लोकसभा की अवधि आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है, ऑप्शन डी। अनुच्छेद 352 के तहत लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में लोकसभा की अवधि अनुच्छेद 83(2) के परंतुक के अनुसार संसद विधि द्वारा ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी, तथा आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। इस प्रकार विकल्प डी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 20, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद द्वारा, ऑप्शन बी। संविधान के अनुच्छेद 172(1) के परंतुक के अनुसार आपात की उद्घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत के प्रवर्तन में रहने की अवस्था में संसद विधि द्वारा किसी राज्य विधानसभा की अवधि एक बार में 1 वर्ष से अनधिक के लिए बढ़ाई जा सकती है, किंतु आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने पर किसी भी दशा में उसका विस्तार 6 मास की अवधि से अधिक नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा की कि गंभीर आपात विद्यमान है, जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है? 25 जून 1975 को, ऑप्शन सी। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर आंतरिक अशांति के आधार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में आपातकाल की घोषणा की थी, जिसे 26 जून 1975 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक स्वरूप का है। कारणार अनुच्छेद 352 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की दशा के प्रावधान है। ये सही है, लेकिन ये गलत है। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे कथन सही है पर कारण गलत है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। यहाँ पे भारत के संविधान के स्वरूप का वर्णन निम्न विभिन्न प्रकार से किया गया है। इसे अर्ध परिसंघीय तथा एकात्मक परिसंघीय का अद्भुत समन्वय कहा जाता है, तथापि इसका स्वरूप मूलतः संघात्मक ही है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में के समय राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा का प्रावधान है, जबकि राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति शासन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 356 में है। क्वेश्चन नंबर 23, प्राय किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? गवर्नर की सलाह पर, ऑप्शन सी। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन प्राय गवर्नर राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जाता है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा के द्वारा उस राज्य की सरकार के सभी या कोई कृत्य या शक्तियाँ अपने हाथ में ले सकता है।
क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो ये है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 356। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यपाल शासन के अधिरोपण का प्रावधान नहीं है? तो यहाँ पे उत्तर स्टार बना हुआ है। आइए देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, जबकि भारतीय संविधान में जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति अनुच्छेद 370 को देखते हुए अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन 1964 से के अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर के संविधान के भाग 6 के अंतर्गत सेक्शन 92 के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता होने की स्थिति में राज्यपाल शासन का प्रावधान किया गया था। ध्यातव्य है कि जम्मू एवं कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान एवं पृथक संविधान की व्यवस्था अब समाप्त कर दी गई है तथा जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत अब जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र हैं। प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में मणिपुर, मिजोरम, मेघालय में राज्यपाल शासन के अधिरोपण का प्रावधान नहीं है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर पत्रक में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 26, यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो उस राज्य के विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है। उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन तथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करने का प्रभाव यह रहता है कि उस राज्य की सरकार के सभी या कोई कृत्य या राज्यपाल या राज्य के किसी प्राधिकारी निकाय में निहित या उसके द्वारा प्रयोज्य सभी या कोई शक्तियां राष्ट्रपति अपने हाथ में ले सकता है। राष्ट्रपति यह घोषित कर सकता है कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद के प्राधिकार के द्वारा या उसके अधीन प्रयुक्त होंगी। ज्ञातव्य है कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की स्थिति में राज्य की विधानसभा स्वतः निलंबित नहीं होती, अपितु राष्ट्रपति चाहे तो उसे भंग कर सकता है अथवा उसका निलंबन कर सकता है। उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 19 राज्य में संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर जारी आपात उद्घोषणा के समय स्वतः निलंबित हो जाता है, न कि अनुच्छेद 356 के उद्घोषणा के तहत। अतः दिए गए विकल्पों में विकल्प बी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 27, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है? तो यहाँ पे पहला है राज्य विधानसभा का विघटन और राज्य के मंत्रिपरिषद का हटाया जाना, स्थानीय निकायों का विघटन। पहला और तीसरा यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के प्रावधान के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जा सकती है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में राष्ट्रपति राज्य सरकार की शक्तियों को अपने हाथों में ले लेता है। वह मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को हटा देता है। राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल राज्य सचिव की सहायता से राज्य का प्रशासन चलाता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को विघटित अथवा निलंबित कर सकता है। हालांकि यह आवश्यक नहीं है। स्थानीय निकायों का विघटन राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा का कोई परिणाम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है। सही है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई उद्घोषणा का उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। दूसरा भी सही है। इस उद्घोषणा के साथ ही राज्य विधानसभा भंग की जा सकती है। ये गलत है। इस उद्घोषणा को 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन से अनुमोदन किया जाना चाहिए। चौथा सही है। पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। ऑप्शन ए, एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 356 से संबंधित उद्घोषणा का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है तथा उद्घोषणा के साथ ही राज्य विधानसभा भंग नहीं की जा सकती है जब तक कि ऐसी उद्घोषणा का संसद के दोनों सदनों द्वारा 2 माह के अंदर अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। इसमें यह भी निर्धारित किया गया है कि संवैधानिक तंत्र की विफलता यथार्थ में होनी चाहिए, न कि कल्पित आधारों पर। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है 3 वर्षों के लिए। ऑप्शन डी,
यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा प्रत्येक 6 माह पर पुनः संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर अधिकतम 3 वर्ष तक प्रवर्तन में रह सकती है, परंतु इसके 1 वर्ष से आगे की प्रवृत्ति रहने के संदर्भ में कोई संकल्प संसद द्वारा तभी पारित किया जाएगा जबकि उस समय पहला, संपूर्ण भारत अथवा संपूर्ण राज्य में या उसके किसी भाग में आपात की उद्घोषणा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत प्रवर्तित हो। दूसरा, निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित करे कि उस राज्य में निर्वाचन कराना संभव नहीं है। मई 1987 में पंजाब राज्य में लगाए गए राष्ट्रपति शासन की अवधि संवैधानिक संशोधनों द्वारा बढ़ाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 30, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे राज्य हैं और 2019 में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की, यहाँ पे 2019 तक राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की संख्या है। आप एक बार यहाँ पे इसे मैच करा के देख लीजिए। हम सीधा इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे मैच है और उसके बाद उत्तर होगा यहाँ पे बी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सही सुमेल इस प्रकार है, राज्य और 2019 तक राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की संख्या मणिपुर में 10 बार, उत्तर प्रदेश में 9, बिहार में 8 और उड़ीसा में 6। तो ये इसका उत्तर था। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? तो ये था पेप्सू में, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम 1951 में तत्कालीन पंजाब में और फिर 1953 में पटियाला एवं ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन पेप्सू राज्य में लागू किया गया था। उल्लेखनीय है कि 1 नवंबर 1956 को हुए राज्यों के पुनर्गठन में पेप्सू संघ का पंजाब में विलय कर लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्तीय आपात की उद्घोषणा 2 मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उनका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। यह वित्तीय आपात प्रवर्तन में हो तो, यदि वित्तीय आपात प्रवर्तन में हो तो भारत का राष्ट्रपति संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के, परंतु उनके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश नहीं आते, वेतनों और भत्तों में कमी करने के लिए निर्देश देने में सक्षम हैं। तो यहाँ पे पहला सही था, दूसरा गलत है। तो यहाँ पे केवल एक सही है, ऑप्शन ए। वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 360(1) के तहत भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग में वित्तीय स्थायित्व या संकट के अवसर पर की जाती है। अनुच्छेद 362 के उपखंड ग के अनुसार यह घोषणा 2 माह की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। अतः कथन 1 सही है। अनुच्छेद 364 के उपखंड ख के अनुसार वित्तीय आपात के दौरान राष्ट्रपति द्वारा निर्देश जारी कर भारतीय संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों, जिसमें उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल हैं, के वेतन और भत्ते में कमी की जा सकती है। अतः कथन 2 सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो ये है ऑप्शन डी 360, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात से संबंधित उपबंध है। इस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिससे भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व संकट में है, तो वह वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 352 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है या होने के निकट है, जिससे युद्ध और बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके किसी भाग में संकट पैदा हो सकता है, तो इस अनुच्छेद का प्रयोग राष्ट्रपति कर सकते हैं। इस अनुच्छेद का प्रयोग अब तक 3 बार वर्ष 1962, 1971 और 1975 में किया जा चुका है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है, जबकि अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से संबंधित उपबंध हैं। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में वित्तीय आपात की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? तो अभी तक ये एक बार भी नहीं की गई है, इसलिए ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो ये के.एम. नाम्बियार ने कहा था, ऑप्शन सी।
के एन नाम्बियार ने संविधान में उल्लिखित राज्यों में राष्ट्रपति शासन संबंधी प्रावधान का विरोध करते हुए कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है।